आज तो गुजरात के अंबानी अडानी भारत के टॉप अमीरा मत हैं, पर एक टाइम पे यो नंबर 1 अमीरी आला स्थान अपने हरियाणा के एक आदमी दो रहा था। साल 1861 में एक जमा गरीब परिवार में पैदा एक छोरा क्योंकि कुछ ही साल में गुलाम भारत का सबसे अमीर आदमी बन गया था। राम राम दोस्तों, आज बात है किसान के बेटे छाजू राम की, जो बाद में सेठ छाजू राम कहलाए। आप देखियो मैं कौन सा बिजनेस करा करते जो उन्हें इतना अमीर बना गया था। ऐसा चरित्र था उनका क्योंकि मैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जिसे क्रांतिकारियों की मदद करा करते, और इतना सब होंगे भी उनकी कौन सी इच्छा अधूरी रह गई थी, और भी बहुत कुछ इस हरियाणा के विरले बेटे के बारे में। और दोस्तों, आपने इसे से पुरानी हरियाणवी सेलिब्रिटिया की वीडियो अपने चैनल पर बहुत सारी हैं, जिनके सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अपने चैनल सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो ने लाइक कर दो। दोस्तों, शुरुआत में दो घटना छाजू राम जी की जिंदगी में तय, एक जमा गरीबी के टाइम की, एक कति अमीरी के टाइम की ले हैं, जिससे आपने पता लग जाएगा कि हम किसी ऐरे गहरे इंसान की नहीं बल्कि बहुत ही संघर्षशील और होनहार इंसान की वीडियो देख रहे हैं। और जब आप सोच रहे हो बिजनेस करने की या कर रहे हो, तो इनकी जिंदगी में तो आप बहुत कुछ सीख सके हैं। पहली कहानी इनके गरीबी के टाइम की। भिवानी जिले के अलगपुरा गांव में जन्मे छाजू राम अपनी 10वीं की पढ़ाई भिवानी शहर में रह कर रहे थे, और हफ्ते में एक बार अपने गांव अलगपुर आया जाया करते। यो लगभग 30 किलोमीटर पड़ा करता, और आप समझ सको एक 8वीं क्लास के बालक ने 30 किलोमीटर आना जाना ये पसीने में बोले हो जाकर देने खातर बहुत मुश्किल था। तो इनके मन में आया कि काश मेरे द्वारा छतरी होती, और अगले दिन इन्हें मार्केट में जाकर छतरी का प्राइस पूछा तो 1 रुपए तक कम किसी ने भी छतरी नहीं बोली। और उस टाइम पर छाजू राम जी के परिवार की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि वह 1 रुपये भी छतरी थी छाजू राम ने नहीं दे सके थे। और दोस्तों, ये बात साल 1878 के आसपास की है। उस टाइम सच में 1 रुपया जोड़ना एक परिवार की बहुत बड़ी बात मानी जाया करती, पर छाजू राम जी ने छतरी चाहिए थी तो वो रोज मार्केट जाते, पर इन्हें 1 रुपये तक कम किते भी छतरी नहीं मिली। एक दिन ये हार के एक बनिए के पास गए और बोले, लाला जी राम राम, मैंने छतरी चाहिए है, पर दिक्कत यह है मेरे द्वारा पीछे कोनी, कि आप मैंने उधार में छतरी दे दोगे। वो लाला जी भी थोड़ा दिलदार लिखड़ा और बोलिया, रे तुमने पढ़ा लिखा बालक लागे है, जय लया छतरी ले जा, और कोई बात नहीं 1 महीने पाछा पीछे दे दिए। तो छाजू राम जी उस दुकानदार तो बोले कि लाला जी कम से कम मेरा नाम, स्कूल का नाम तो लिख लो, कि कल जब मैं ना पीछे देने आऊं तो आप मैंने टोस को। उस लाला जी ने छाजू राम जी के सर पर हाथ धरा और बोला, रे तू मैंने घना बढ़िया बालक लग गया, कोई बात नहीं, तू मैंने अपना नाम बता दे, उधार में लिखने ही नहीं, बस तेरा नाम मेरा याद रहे, और जा तेरे ऊपर विश्वास है, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, दे जाइए पैसे। लेकिन छाजू राम जी 1 महीने के भीतर पैसे नहीं लौटा पाए, पर कुछ टाइम पश्चात है उन्हें अपने चाचा पे उधार लेकर 1 रुपया इस दुकानदार का लौटा दिया था। अब अगली कहानी में आप देखियो, जिस इंसान द्वारा छतरी खरीदने का 1 रुपया नहीं था, क्योंकि वो कुछ साल पश्चात एक बैंक ने डूबने है बचावेगा। कलकत्ता का एक स्थानीय बैंक जमा दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था, तो सब के सब आदमी उसमें अपना पैसा काटने की लाइन में खड़े थे। इसे बैंक में बहुत दिनों तक सेठ छाजू राम का खाता भी था। रोज की डाल उनका मुंशी बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने जाया करता। एक दिन बैंक का मैनेजर ने वह पैसे लिए और अपने ड्रॉर में रखकर उस मुंशी से बोला कि सेठ छाजू राम ने मेरा पैगाम दिए कि मैं उनके ये पैसे डिपॉजिट नहीं कर रहा, उन्हें एक बार मेरे तक आकर मिलना पड़ेगा। कुछ इसी बात है जो मैं सिर्फ उन तय बता सकूं हूं। छाजू राम जी का उस बैंक में आना आप कुछ ऐसा समझो कि मुकेश अंबानी खुद चाल कर आपकी जो मंडी वाली बैंक की ब्रांच है उसमें आवे। छाजू राम जी के उस बैंक में जाने की खबर सारे कलकत्ता में फैल गई, और अफवाह चलने लगी कि कुछ न कुछ तो जरूर बड़ी बात है, जाए तक खुद सेठ छाजू राम इस बैंक में चाल कर आए हैं। जुकरे सेठ छाजू राम बैंक की ब्रांच में पहुंचे, मैनेजर बाजा आया, अपने ऑफिस में बिठाए, आओ भगत करके बोलिया, सेठ जी मैंने आपके पैसे डिपॉजिट नहीं करे। छाजू राम जी बोले, भाई क्यों नहीं करे? तो वो बैंक मैनेजर बोला, सेठ जी बैंक की हालत है बहुत खराब है, सब अपने अपने पैसे काट कर लेकर जान लग रहे हैं, आप एक सज्जन व्यक्ति हो,
मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा हमारी ब्रांच में डूब जाए। यह सुनकर छाजूराम जी कुछ देर तक जमा चुप बैठे रहे और फिर बोले, बैंक की इस मुसीबत की घड़ी में मेरा फर्ज बना है कि मैं बैंक ती कुछ करूं। मैं अपना पैसा रोज नुए डिपॉजिट कराऊंगा और भी पैसा भेजूंगा और दूसरे व्यापारी ने भी समझाऊंगा कि बैंक ने कोई खतरा नहीं है, तुम अपने पैसे ना निकालो बल्कि उल्टे डिपॉजिट करो। और मैंने पूरी उम्मीद है कि ये व्यापारी मेरी बात का पूरा सम्मान रखेंगे और आपके बैंक में तो पैसा नहीं काटेंगे। पर जब तक आप जो भी दिक्कत आपके बैंक में है उसने ठीक करो। आज तक आपका बैंक सेवा करने में नंबर 1 होना चाहिए। छाजूराम जी गए और अपने व्यापारियों को समझाया कि उस बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना पैसा डिपॉजिट करो। कुछ व्यापारी बोले, जी जब हमारा पैसा डूब गया तो छाजूराम ने बड़ी अकड़ में कहा कि जय थारा पैसा गया डूब तो मैं थारा सारा पैसा भरूंगा। और दोस्तों छाजूराम जी जुबान के बहुत पक्के थे। उनके यह बात कंधे सारे व्यापारियों ने अपना पैसा उस बैंक में डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। और कुछ ही दिनों में देखते बैंक की जो खस्ता हालत थी वह सुधर गई। फिर कुछ दिनों पश्चात बैंक का वही मैनेजर छाजूराम जी की हवेली पर आया और उनके पैरा पास लगा के प्रणाम करा कि छाजूराम जी आपकी वजह से हमारा बैंक आज बच गया है। दोस्तों तो देखिए आपने क्यों कर इन महान शख्सियत ने अपना जीवन जमा बदल दिया था। इबागा जो बची हुई वीडियो है उसमें किससे आवेंगे इनके फरस्त और इस पे जान के। छाजूराम जी के पिता शालिग्राम लांबा बेशक खुद तो किसान थे पर उन्हें पढ़ाई की अहमियत का बहुत बढ़िया डाल पता था। और जयंत ने छाजूराम को पहली क्लास से लेकर 5वीं तक भवानी खेड़ा स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद 5वीं तक 8वीं तक भिवानी में पढ़ाया जड़े की वह छतरियाली कहानी थी। और 8वीं से लेकर 10वीं तक फिर रेवाड़ी स्कूल में पढ़ाया जो उस टाइम एकमात्र स्कूल था पूरे हरियाणा के इस एरिया का जो 10वीं क्लास तक था। 10वीं क्लास पास करे पाछे छाजूराम जी नौकरी की तलाश में न्यू गतिंगा भटकन लगे पर किते भी इनके हाथ कोई भी नौकरी नहीं लगी। फिर इनकी मुलाकात एक बिहार के रेलवे इंजीनियर तो जो हरियाणा भिवानी में किसी काम आए हुए थे। वो इनके बोलने के तरीके तो बड़े प्रभावित हुए और इनको बोला कि भाई तू हजारीबाग जो बिहार में है ओड़ा आ जा, ओड़ा मैं कोशिश करूंगा कि तेरी नौकरी लगवा दूं। जब छाजूराम जी इस आदमी तक जाके हजारीबाग में मिले तो उन्होंने इनके रहन खान का प्रबंध कर दिया और बोले भाई जब तक नौकरी नहीं मिलती तने रह के मेरे बालका ने 6 रुपये बिना ट्यूशन पढ़ा दे। 6 महीने जब ट्यूशन पढ़ाते हो गए और कोई भी नौकरी छाजूराम के हाथ नहीं लगी और इन ट्यूशन वाले 6 रुपया में तय भी कोई भी पैसा छाजूराम जी सेव करके घर नहीं भेज पाए। तो इनके मन में बहुत निराशा होने लगी और इन्हें डिसाइड कर लिया कि हजारीबाग जैसी छोटी जगह पे कोई भविष्य नहीं है और मैं जाऊंगा एक कोई बड़े शहर है। और उस बड़े शहर का दोस्तों नाम दिमाग में आया कलकत्ता एक चुना क्योंकि छाजूराम जी ने सुन रखा था कि बहुत सारे भिवानी के व्यापारी कलकत्ता गए थे जरा उन्होंने जाकर बहुत नाम और पैसा कमाया था। जब ये कलकत्ता पहुंचे तो बहुत सारे सेठा दौरा गए पर बिना किसी सिफारिश पत्र या जान पहचान के किसी ने भी इन तक ढंग का काम ऑफर नहीं किया। जो काम मिला था वो इन्हें पसंद नहीं था, उसमें तनख्वाह थी वो बहुत कम थी। कुछ टाइम पास जब इनकी कोई सेटलमेंट नौकरी की नहीं हुई तो फिर निराशा छान लगी छाजूराम जी के मन में। इन्हें सोच लिया कि चल छाजूराम कलकत्ता में भी तेरे खातर कुछ नहीं है, अपने भिवानी चल रहे और जो कुछ बल पड़ेगा कर लेंगे। और यार दिक्कत यह थी दोस्तों छाजूराम जी द्वारा उस टाइम पे उल्टा भिवानी आने तक का भी किराया नहीं था और यह बात किराया इनके गोद में ना होना बहुत फायदेमंद साबित हुई इनके लिए। तो किस्मत ने तो कुछ और मंजूर था। ये एक सेठ राय बहादुर जो भिवानी के थे उन द्वारा गए और हाथ जोड़ के बोले, सेठ जी मैंने तो उल्टा भिवानी जाना है, बस मैंने जान तक का किराया दे दो। जिस दिन मेरे द्वारा पैसे आवेंगे मैं सबसे पहले आपका किराया उल्टा लौटा दूंगा। राय बहादुर बोले, मेरे बेटे किराया उल्टा लौटाने की बात नहीं सह, पर मैं दुखी इस बात का हूं कि तेरे जिसे नौजवान ने इतना जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। यू कलकत्ता वो शहर है जिसने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है, कुछ भी जो अपने गेल नहीं लेकर आए थे आज बहुत कुछ उनके पास है, वह कलकत्ता ना छोड़ने की सोच भी नहीं सकते। तो इतना तोड़ा हार ना मानने तना कलकत्ता बहुत कुछ है देवेगा। सेठ राय बहादुर की इन बातों ने छाजूराम के अंदर एक नई जान फूंक दी और इन सेठ ने इनके रहन का खान का और एक छोटी सी एजेंट की नौकरी भी दिलवा दी और बोले, देख मेरे बेटे मैंने तेरी शुरुआत करवा दी है, अब आगे बढ़ना तेरे हाथ में है। जितनी भी अकल जज्बा जो भी कुछ तेरे भीतर है सब यार लगा दे। यह बात सुनकर छाजूराम जी हाथ जोड़ कर खड़े हो गए और रोन लगे
कि सेठ राय बहादुर जी, मैं आपका एहसान है जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। तो राय बहादुर जी ने जवाब दिया कि बेटे, मेरा एहसान चुकाने का तेरी जिंदगी में बहुत मौके आएंगे, जब भी तेने कोई मजबूर छाजूराम दिखा है उसकी मदद कर दिए और मेरा एहसान उतरा समझिए। फराटेदार अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत बोलन आले छाजूराम जी ने जो बड़े बड़े मारवाड़ी सेठ थे और पहले के, उनके लिए पत्र लिखने का भी काम शुरू कर दिया। और ये पत्र लिखते लिखते सेठ छाजूराम सीख गए थे कि दलाली में क्या चीज चाहिए, किस डाल का दिमाग लगाना पड़ा है, किस टाइम पे कौन सी चीज खरीदनी, कौन सी बेचनी, किस मोल पे, इस तरीके की सारी ट्रिक्स छाजूराम जी ने सीख ली थी। एक चीज और सीखी थी उन्होंने इन पत्रा था, जो वीडियो में आगे बात करेंगे। छाजूराम जी अपना काम बहुत ईमानदारी था और मन लगाया करा करते, जिसकी वजह से उनकी साख पूरे कलकत्ता में फैल गई थी। और एक अंग्रेजी कंपनी थी एंड्रयू बैली, जो जूट और पटसन में अपना व्यापार करा कर दी। इनके काम करने के स्टाइल ने देखकर एंड्रयू बैली नाम की इस कंपनी ने इनको अपना एजेंट बना लिया। और यारे तय छाजूराम जी ने मौका देखकर सही डाल जूट का काम सीख लिया, जिसकी वजह से बाद में जूट किंग बन गए थे। साथ साथ में छाजूराम जी ने एक काम और खुद का शुरू कर लिया, वो था बालदाने का। बालदाना की ना क्या करें, जो पुरानी बोरी है इन्हें लेन बेचने का काम शुरू कर दिया और इनका यो काम चल निकला। छाजूराम जी ने जब इन सारे काम में पीछे बचाए और पहली बार घर मनी ऑर्डर भेजा तो बड़े इमोशनल हो गए। और बड़े इमोशनल होकर ने एक चिट्ठी लिखी उन्हें पिताजी तय कि मेरी ये नेक कमाई के पिताजी 100 रुपए का मनी ऑर्डर माफ दो रहा है भेजू हूं। और जब दोस्तों 100 रुपए का मनी ऑर्डर अलगपुरा पहुंचा तो सिर्फ गांव में नहीं, गुआंडा में भी बात कर ली कि छाजूराम एक बड़ा आदमी बन गया है और उसने 100 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है। फिर वह लोग भी बधाई देने आए जो छाजूराम के पिता शालिग्राम जी के ऊपर ताने मारा कर दे के पाली अदना बालक को पढ़ा लिखा के और फिर लग रहा विदेश में धक्के खांदा। फिर आगे वो काम होया जो सिद्धू मूसेवाला अपने गाने में बता गया, जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी, उन्नति करोगे तो नफरत मिलेगी। जब ये पैसा के मनी ऑर्डर छाजूराम जी ने भेजने बंद नहीं करे तो उनके गांव में गुआंड में बात होना शुरू होगी कि छाजूराम तो 2 नंबर का काम करने लग गया, वो तो स्मगलर है, उसने तो किसी अमीर बाई की इकलौती छोरी तो ब्याह कर लिया और उसका सारा व्यापार इसके हाथ में आ गया, वो तो देशद्रोही है। पता नहीं के लोग कहने लगे। मारवाड़ी सेठा की चिट्ठी लिखते लिखते छाजूराम जी ने जो एक और चीज सीखी थी वह थी कि भाई शेयर बाजार नाम की भी एक चीज है और उसमें पैसा लगा कर आप अपना पैसा दिन रात भी बढ़ाते रह सको हो। दोस्तों छाजूराम जी ने वो चिट्ठी पढ़ के सारा काम सीख लिया और शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। भगवान जब दिया करे तो कति छप्पर पार के दिया करे। जिस भी कंपनी में छाजूराम जी ने इन्वेस्टमेंट करी वह कंपनी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करती चली गई। और दोस्तों आप मेरी बात का विश्वास करियो, छाजूराम जी का शेयर मार्केट जो 1 साल का प्रॉफिट था वो उस टाइम पे 16 लाख रुपए था, जो आज के टाइम पर करीबन 1600 करोड़ रुपए तो पक्का होगा। पर इतनी ऊंचाई पर दोस्तों छाजूराम जी बिना संघर्ष के नहीं पहुंचे। जब ये कलकत्ता गए तो इनका मुकाबला उस टाइम के बड़े बड़े मोटे धन्ना सेठा था जो अपने इस व्यापार के क्षेत्र में किसी और न आगे बढ़ता देख नहीं सके थे। इनके ऊपर कमेंट लगा कर दे, ओ व्यापारी आगे यार के कमाओगा तू, क्यों आया तू यार के लेगा, तने के सोचा था घने पीछे कमा लेगा, किसान का बेटा था खेती कर लेंदा कड़ा का व्यापारी। और इस ढाल के बहुत सारे ताने उन्हें सुनने मिला कर दे। पर दोस्तों हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखने वाले छाजूराम जी कदे भी पलट का घमंड में जवाब नहीं दिया करते, बड़े आराम से ऐस गया करते, किस सेठ जी मैं व्यापारी, मैं तो आपके राज में मेहनत मजदूरी करके पेट पाल रहा हूँ, इस तपत्ती कुछ नहीं, जब आपने यूं भी पसंद ना हो तो बता दो, छोड़कर चले जाओगे। अगला किस्सा दोस्तों मेरा पर्सनल फेवरेट किस्सा है। जब छाजूराम जी कलकत्ता में अपना नया व्यापार स्थापित करने लग रहे थे उस टाइम पे जेम्स थॉमस स्कॉट नाम का अंग्रेज जो भी नया व्यापारी था कलकत्ता आया हुआ था। और इस जेम्स स्कॉट ने जहाज में, समुद्री जहाज में घनी जगह मिलकी और ज्यादा सामान ले जानते। इसने अपने जो जानकार व्यापारी थे कलकत्ता के उन तक पैसे मांगे और कहा कि भाई मैंने कुछ पैसे उधार दे दो, मैं 2 महीने में उल्टा के सारे पैसे चुका दूंगा, मैं और ज्यादा सामान खरीद के ले जाऊंगा, मैंने ज्यादा मुनाफा होगा। पर किसी भी व्यापारी ने जेम्स स्कॉट को एक भी पैसा उधार नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम पे फिरंगिया की इतनी बढ़िया इमेज भारत में नहीं थी। तो एक व्यापारी ने बोल दिया जेम्स स्कॉट को कि भाई एक बहुत बड़ा व्यापारी है छाजूराम है, वो हर एक किसी की मदद कर रहा है, किसी ने भी अपने दरवाजे से उल्टा नहीं जान देंदा, तू ओढ़े चला जा, वो तेरी मदद पक्का करेगा। बस जेम्स स्कॉट तक पहुंच गया उनके दरवाजे पे और जाकर बोला कि क्या आप वही छाजूराम हो जो कलकत्ता के सब तो बड़े व्यापारी हो, और किसी ने भी अपने दर पर बिना सहायता करे
उल्टा नहीं जान देंगे। तो यह बात छाजूराम जी समझ गए कि किसी ने जेम्स कोर्ट के साथ बहुत बड़ा मजाक कराया है। पर छाजूराम जी ने सारी बात सच्ची बता दी कि भाई जेम्स कोर्ट में कोई इतना बड़ा व्यापारी नहीं हूँ, पर फिर भी जावा कम है तो वो उनकी मन की इच्छा है कि मैं कलकत्ता का सबसे बड़ा व्यापारी बनूं और सबकी मदद करूं। ईब न्यू बता मैं तेरी क्यों कर मदद कर सकूं। तो जेम्स कोर्ट ने सारी बात बता दी कि न्यूर मैंने समुद्री जहाज में ज्यादा सामान ले जाने की जगह मिल गई है, पर मेरे द्वारा पैसे नहीं है, मैंने कुछ पैसे उधार चाहिए और 2 महीने में पक्का उल्टा के दे दूंगा। और जितने पैसे जेम्स कोर्ट ने कही उतने पैसे तो छाजूराम जी के पास थे नहीं, पर छाजूराम जी के दर पर जो भी गया वो कदे भी निराश होकर नहीं लौटा। जेम्स कोर्ट तो बोले कि भाई तू 2 दिन बाद आइए, तीसरे दिन अपने पैसे ले जाइए। दोस्तों अगली बात सुनकर आप हैरान हो जाओगे। उस अनजान अंग्रेज की हेल्प करने के लिए छाजूराम जी ने अपना घर बेच दिया और 2 दिन पश्चात जब वो अंग्रेज आया तो मैं सारे के सारे पैसे, अपनी जो जमा पूंजी थी, अपने जो घर के पैसे थे, मैं सारे के सारे जेम्स कोर्ट पे दे दिए। और जब जेम्स कोर्ट ने कहा कि ला छाजूराम जी मैं उन पेपरा पे साइन करूं, उधार के पेपरा पे, तो छाजूराम जी बोले कि तू मेरा व्यापारी भाई है और भाई के बीच में कोई पेपर का काम नहीं होता, तू जा अपना काम कर। और 2 महीने पश्चात आके मेरे पैसे दे दिए। यह बात सुनकर जेम्स कोर्ट की आंखें में आंसू आ गए कि इतना सज्जन इंसान, क्योंकि इंग्लैंड में तो रिश्ता ही कोई कदर होती नहीं, कोई भाई भाई कुछ नहीं होता, और तो सब पैसा हुआ है। तो जेम्स कोर्ट जब वो पैसे लेकर चला गया और जब यह बात कलकत्ता में फैली तो सब कहने लगे ईब छाजूराम खत्म, देखिए के बेवकूफी भरा काम कर दिया। और 2 महीने तक खूब खिल्ली उड़ी छाजूराम की कलकत्ता में, जड़ा भी छाजूराम जी जानते, सब मजाक उड़ाते कि यो के काम कर दिया मैंने, फिरंगी तक पैसे दे दिए। पर दोस्तों देखते देखते 2 महीने बीत गए, ना कि सिर्फ वो जेम्स कोर्ट टाइम पर आया बल्कि पूरे पैसे भी छाजूराम जी के उल्टे दे दिए। इस घटना पश्चात इस अंग्रेज कोर्ट ने छाजूराम जी को अपना कति असली बरगा भाई मान लिया। अन्यों को है कि जेम्स कोर्ट ने छाजूराम जी के व्यापार में, जूट के व्यापार में इतनी हेल्प करी कि एक टाइम पे जूट किंग बोलने लगे थे छाजूराम जी को कलकत्ता का। दोस्तों ईब जा आपके मन में न्यू आने लग गया हो कि उस गुलामी के टाइम में सेठ छाजूराम ने देश की आजादी खातर क्यों नहीं कुछ करा। तो मैं अपना बता दूं, जब भगत सिंह ने लाहौर में सांड्रस की गोली मार हत्या करी थी और फिर दुर्गा भाभी के साथ लाहौर तक कलकत्ता गए थे रेल में, तो भगत सिंह 2.5 महीने तक सेठ छाजूराम की कोठी में कलकत्ता में रहे थे। और जब अंग्रेजा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर दिया था उन्हीं के घर में, और जब वो रात निकल कर वहां तक भागे थे, उनकी यात्रा का सारा खर्चा छाजूराम जी ने उठाया था। और भी बहुत सारी इसी सी मदद सेठ छाजूराम ने करी थी जिसका किसी ने भी नहीं पता। दोस्तों सेठ छाजूराम जी का जो चरित्र था वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। एक बार उनके दोस्तों ने सोचा कि भाई थोड़ा बहुत तो अयास भी होगा, चलो इसकी परीक्षा ले होंगे, और एक नचनिया के दौरे में गए और बोले न्यू सेठ छाजूराम के पास एक लड़की ने भेज जो उनके चरित्र के बारे में पता कर सके। तो एक बहुत ही सुंदर लड़की को गरीब हालत में बनाकर सेठ छाजूराम द्वारा पहुंचा और वो मदद की गुहार लगाने लगी कि छाजूराम जी मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे माँ बाप मर गए और मैंने आप अपने घर में रख लो, जो भी आप बोलोगे मैं करूंगी। और थोड़े गलत इशारे उस लड़की ने आख्या तय सेठ छाजूराम की तरफ करे। सेठ छाजूराम जी खड़े हुए उस लड़की के सिर पर हाथ धरा और कहा कि बेटी तू शुक्र मना, तू मेरी बेटी नहीं है, नहीं तो मैं इस हरकत खातर पता नहीं क्या सजा देंदा। जब तू सच में दुखिया है तो तेरी सारी मदद करी जाओगी, पर जब तू किसी और गलत इरादे तैयार आई है तो तेरे के लिए क्या होगा तेने नहीं पता। अगली 5 मिनट में तू सारी सच्चाई स्वीकार कर ले, नहीं तो तेरा बुरा हाल हो जाएगा। वो लड़की नहीं थी, इस सिचुएशन में संभाल नहीं पाई और रोन लगी, सारी बात बता दी कि मैं तो न्यू आपके दोस्ता ने भेजी हूं। यह बात जब कलकत्ता में फैली तो सेठ छाजूराम की इज्जत और भी कलकत्ता में बढ़ गई थी। अगले किस्से में देखियो क्योंकि सेठ छाजूराम कदे भी अपना आपा नहीं खोया करते। एक बार एक बहुत कीमती घड़ी उनके दोस्त ने छाजूराम को गिफ्ट करी थी, वह घड़ी उनके एक नौकर ने चुरा के बेच दी। जब छाजूराम जी ने जांच करवाई तो पता लग गया कि वह घड़ी एक उनके नौकर ने एक दुकान पर बहुत कम दाम में बेच दी है। तो छाजूराम जी ने वह घड़ी वापस खरीद के और उसे जगह पे धर दी जड़ा वह चोरी तक पहले धरी थी। और उस घड़ी ने ओढ़े धरी देख कर उस जो नौकर था उसके तो होश फूल गए, पसीना पसीना हो गया। और जब उन्हें पाछा घूम कर देखा तो छाजूराम जी खड़े थे। छाजूराम जी के पैरों में पड़ गया वो नौकर और माफी मांगने लग गया। तो छाजूराम जी ने उसको खड़ा करा कि तू ऐसी हरकत मत कर ईब, नहीं तो बाकी सब ना पता लग जाएगा चोरी तना करी है। मैंने किसी से नहीं बताया, ना मैं कदे बताऊंगा। मैंने तेरी भी चिंता है, मैंने तेरे घर वाले की भी चिंता है। जब मैं तेरा नौकरी तैयारी तो निकाल दूंगा तो कलकत्ता में तना किते भी नौकरी नहीं मिलेगी।
पर तू आज के बाद चोरी ना करिए, चोरी करना एक बहुत गलत बात है। और दोस्तों उस दिन के बाद तक वो नौकर अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक छाजूराम जी की हवेली पर काम करता रहा। सेठ छाजूराम के मन में जो उनके विरोधी व्यापारी थे उन खातर भी कोई भी मन में मैल नहीं होया करता। एक बार की बात है, छाजूराम जी ने पता लग गया कि कुछ विरोधी व्यापारियों के व्यापार जमा डूबन आए हैं, तो छाजूराम जी सीधा उनके घर आ गए और उनसे जाकर बोलिया, राम किसे व्यापारी भाई हैं एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तुमने मेरे तो बताया क्यों नहीं कि तुमने पैसे की जरूरत है, थारे व्यापार में पैसा चाहिए, मैं तुमने पैसे दूंगा। एक बार तो उन्हें लग गया कि सेठ छाजूराम जी मजाक कर रहे हैं, पर जब सच में छाजूराम जी ने उनके घर पैसे पहुंचा दिए तो वो बड़े अक्के बक्के रह गए। दोस्तों आप मानोगे नहीं, अपने विरोधी व्यापारी तभी बिना ब्याजे पैसे देकर उनका व्यापार छाजूराम जी ने ठीक करवाया था। बाद में लगभग सारे व्यापारी उनका पैसा वापस दे गए और उनके पैरों में पड़ गए कि छाजूराम जी आप ना होंगे तो हम दिवालिया हो जाते, हमारे बच्चे सड़का पा जाते, आप हमारे लिए देवता तुल्य हो। दोस्तों इब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सेठ छाजूराम जी इतना दान धर्म क्यों करा करते। तो दोस्तों उनका मानना था कि जितना भी वह दान देंगे भगवान ब्याज समेत उन तक उल्टा दे देगा। पर जिस दिन उन्होंने दान करना बंद कर दिया, दूसरा की सेवा करनी बंद कर दी, तो भगवान का उनके ऊपर तो विश्वास उठ जाएगा और वह किसी और अच्छे बंदे ने टोंगे और उस तो वो सारा पैसा दे देंगे। आप अगली बात मानियो चाहे ना मानियो, सेठ छाजूराम जी ने अपनी सारी जिंदगी में आज के हिसाब से जो पैसे लगावे तो लगभग 1 अरब रुपये का दान दिया था। और फिर जाए तो अपने हरियाणा में मजाक में क्या करते, जब कोई घना दान दिया करता कि अरे भाई ईसा के तू अलग प्रिया छाजूराम से। छाजूराम जी तो मिलन आले अक्सर उनसे पूछा करते कि सेठ जी ईब तो आप द्वारा सब कुछ है, आपकी आखिरी हसरत की है। तो छाजूराम जी क्या करते, मैं अपने देश ने आजाद होता हुआ देखना चाहता हूँ, एक सांस कम से कम मैंने आजाद भारत में मिलनी चाहिए, उसके बाद मैंने कुछ नहीं चंदा। और आका वो बड़े गंभीर होकर क्या करते कि जय आजादी पैसा में कितने मिलती हो, तुम अपना सब कुछ बेच के सब कुछ लुटा के भारत की आजादी ले आऊं, पर ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों सब ने सब कुछ नहीं मिलता, भगवान ने उनकी आखिरी हसरत पूरी नहीं करी। 7 अप्रैल 1943 ने ये हरियाणा के भारत के महान वीर सपूत स्वर्ग सिधार के। दोस्तों आपने जो वीडियो बढ़िया लगी है तो इसी से अपने पुराने हरियाणवी सेलिब्रिटी की बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पे है, ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उन्हें क्लिक करके वहां सारी वीडियो देख सको। आपने वीडियो किसी लगी मैंने कमेंट करके जरूर बताइयो। मैं थारा भाई गौरव मान थारा दिल तय धन्यवाद करूं या वीडियो देखने तई।